Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh Kavya, and today we are going to discuss a report which was recently released by the World Bank called World Development Report 2023. This report is annually released by the World Bank. So we are going to discuss what are the highlights of the report that was released in year 2023 and some related backward linkages issues that may arise for the UPSC purposes. But before we move forward, an important piece of information for you. Prince Scholar Seeker is going to organize PSAT, Prince Scholarship Cum Admission Test on 7th of May 2023. 7 मई 2023 को प्रिंस स्कॉलर सीकर की तरफ से एक पीसेट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्रिंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट. The objective of this test is to provide opportunities for those students who want to pursue their normal BSc and BA, but along with preparation for the IAS and RS competitive examination. जो नॉर्मली 12th के बाद जो हम ग्रेजुएशन करते हैं BA या BSc, उसके साथ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के 3 साल के साथ ही, नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी में स्टूडेंट्स उतरते हैं, बट एन अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्रिंस कॉलेज कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही IAS RS जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, और वो आपको तैयारी प्रिंस कॉलेज सीकर में अवेलेबल हो जाएगी. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस PSET व्हिच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 7th May, they can register at Prince College Seeker website and appear in the online test that will be conducted on 7th of May. Okay, let's move forward. So we are talking about the World Development Report 2023, which was released by the World Bank. It is released by the World Bank annually. ठीक है, हर साल वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को रिलीज करता है और ये रिलीज की जा रही है सिंस 1978. ठीक है, दिस रिपोर्ट इज annually released by the World Bank since 1978. What is the purpose or objective of this report? This report provides an in-depth analysis of some specific aspect of economic development. ठीक है, हर साल जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी न किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई एक इशू हो, या कोई जैसे कि हेल्थ है, पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर है, ठीक है, माइग्रेशन है, इन सब चीजों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उस किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर वर्ल्ड बैंक डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि व्हाट आर द करंट सिनेरियो एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसको हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड डेवलपमेंट. 2023 की जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसका जो हेडिंग है या उसकी जो हेडलाइंस है वो है माइग्रेंट, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज. ठीक है, इस एस्पेक्ट के ऊपर 2023 की जो रिपोर्ट पब्लिश की वर्ल्ड बैंक ने, उसने इस एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा की है, माइग्रेशन के ऊपर, रेफ्यूजीज के ऊपर और सोसाइटीज के ऊपर, कि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. ओके, हाउ माइग्रेंट्स रेफ्यूजीज अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन. जहां से माइग्रेंट जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं, उस देश दोनों के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है. तो मूविंग फॉरवर्ड, हाइलाइट्स देखते हैं इस रिपोर्ट की क्या है. सबसे पहले वर्ल्ड बैंक सेज कि 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 184 मिलियन पीपल, यानी कि 2.5% के आसपास दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 2.5%, जो करीब करीब 184 मिलियन के आसपास बैठता है. ठीक है, वो कहां रहता है, लिव आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ नेशनलिटी. ठीक है, अपनी जो ओरिजिनल कंट्री है, जैसे कि आई एम लिविंग इन इंडिया, ठीक है, बट मैं अमेरिका जाके रहता हूं, मैक्सिको जाके रहता हूं, रशिया जाके रहता हूं, तो वो अपनी कंट्री से बाहर रहना कहलाएगा. ठीक है, लिविंग आउटसाइड द कंट्री ऑफ देयर नेशनलिटी, जो मेरी नेशनलिटी इंडिया, उस कंट्री के बाहर रहना. तो करीब 2.5% जो पॉपुलेशन दुनिया की, वो अपनी जो 2.5% जो लोग हैं पूरी पॉपुलेशन में, वो करीब अपने जो देश है उससे बाहर रहते हैं. ठीक है, और उसमें 37 मिलियन जो है, 184 मिलियन में 37 मिलियन जो है वो क्या है, रेफ्यूजीज. ठीक है, मैं अगर किसी कंट्री में काम करने जाता हूं तो एटलीस्ट मेरी नेशनलिटी है. ठीक है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, अमेरिका जाकर काम करता हूं, तो हो सकता है कुछ सालों बाद मुझे अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए. लेकिन रेफ्यूजीज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी देश के नहीं होते. ठीक है, वो जिस देश से आ रहे हैं उनमें भी वहां पर उनको जगह नहीं मिल पाती किसी वजह से. ठीक है, या जिस देश में वो आते हैं वहां भी उनको स्वीकार नहीं किया जाता. ठीक है, बड़ी दिक्कत आती है उनको एक्सेप्टेंस में. तो रेफ्यूजीज प्रॉब्लम वो कहलाती है. तो यहाँ पे बात हो रही है हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट की, 2.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है कि जो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के बाहर रहते हैं. टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स जो हाईलाइट किए हैं, जो आइडेंटिफाई किए हैं वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने, वो है इकोनॉमिक माइग्रेंट्स विथ हाई स्किल्स. ऐसे इकोनॉमिक माइग्रेंट जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए
अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट्स बेसिकली वही होते हैं। माइग्रेशन की भी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। पीपल हु जस्ट लीव देयर यूजुअल रेजिडेंस, वो यूजुअली जहां रहते हैं उस जगह को छोड़ के अगर वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं टेम्परेली या परमानेंटली, तो माइग्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, वो इनसाइड कंट्री भी हो सकता है, आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? Migrants are those people who usually leave their residence, leave the residence of their usually where they live, but for temporary or permanent purposes. ठीक है, वो किसी वजह से हो सकता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से हो सकता है, शादी की वजह से हो सकता है, डिस्ट्रेस की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। ठीक है, तो वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं। वो इनसाइड कंट्री भी हो सकता है, आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है, इंडिया से अमेरिका भी हो सकता है, राजस्थान से केरला भी हो सकता है, वो भी माइग्रेंट कहलाएगा अगर वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जाए या किसी और वजह से अपने ही देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। हमारे देश के अंदर अक्सर महिलाएं शादी के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो उसकी वही वो भी माइग्रेशन ही कहलाता है। तो इकोनॉमिक माइग्रेशन विद हाई स्किल्स, जो जिन टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स जो आइडेंटिफाई किए रिपोर्ट ने, उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक माइग्रेंट्स विद हाई स्किल्स। ये वो माइग्रेंट्स हैं जो जैसे कि जो हाई स्किल के साथ किसी दूसरे देश में जाते हैं। जैसे कि इंडिया में जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं, वो जब यूएसए जाते हैं, यूएसए में जाके जॉब करते हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, तो वो क्या है, हाई स्किल लेके जा रहे हैं यूएसए के अंदर, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया के जो लेबर्स हैं वो जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो उसको भी हाई स्किल लेके जाते हैं अपनी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर उनके पास अच्छी खासी स्किल होती है और वो गल्फ कंट्रीज में जाके गल्फ कंट्रीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इकोनॉमिक माइग्रेंट विद हाई स्किल्स, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। दूसरे डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स विद पुअर स्किल्स, ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास स्किल ज्यादा नहीं होती। ठीक है, वो डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस होती हैं अपने कंट्री की, चाहे अनस्टेबल कंडीशंस हो, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कुछ भी कह दो। तो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन गेट विद पुअर स्किल्स, जैसे कि आप अमेरिका के अंदर आपने कभी नोटिस किया होगा, न्यूज़पेपर्स में आता है कि मैक्सिको से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग अमेरिका में माइग्रेट करते हैं। ठीक है, उनको बॉर्डर पर रोका जाता है, कई जगह उनको डिटेंशन कैंप्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, वो माइग्रेंट्स हैं कि वो अपनी कंट्री से बिलोंग तो करते हैं लेकिन वो उनके पास ज्यादा स्किल भी नहीं है, पुअर स्किल होती है, फिर भी वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, हाई स्किल लेके नहीं जाते। ठीक है, हाई स्किल अलग तरह का, वो माइग्रेंट्स अलग तरह के माइग्रेंट्स कहलाते हैं। थर्ड माइग्रेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो रेफ्यूजीज है। ठीक है, जिनका बेसिकली कोई कंट्री नहीं होती, जिस कंट्री से वो निकाले जाते हैं या जिस कंट्री में जाते हैं वो दोनों ही तरफ से वो कहीं के सिटीजन नहीं होते वो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रेफ्यूजीज, स्टेटलेस पीपल। ठीक है, तो ये इस तरह के माइग्रेंट्स आइडेंटिफाई किए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने। मूविंग फॉरवर्ड, टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स, कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स का जो मूवमेंट होता है वो किन किन देशों के बीच में होता है, किन किन क्षेत्रों के बीच में होता है, तो वो है इंडिया यूएस। इंडिया से बहुत बड़ी संख्या के अंदर माइग्रेंट्स कहां जाते हैं, यूएसए जाते हैं। एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के अंदर सिलिकॉन वैली के अंदर जो लोग जाते हैं, तो वो क्या है, इंडिया टू यूएस माइग्रेशन है। इंडिया टू जीसीसी, जीसीसी मींस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कंट्रीज जो होती हैं, जैसे कि आपके सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज, आपने मिडिल ईस्ट के अंदर जो, उन कंट्रीज में हमारे बहुत बड़ी संख्या के अंदर मजदूर जो भाई बहन है वो जाते हैं। ठीक है, तो वो इंडिया टू गल्फ कंट्रीज भी माइग्रेशन होता है, वो भी एक कॉरिडोर है। बांग्लादेश टू इंडिया, बांग्लादेश से भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर इंडियन माइग्रेंट्स आते हैं। ठीक है, वो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं कि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अवेलेबल हो। चाइना टू यूएसए भी बहुत जाते हैं। ठीक है, और फिलीपींस टू यूएसए भी जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कॉरिडोर्स हैं, लेकिन दीज आर द टॉप माइग्रेंट कॉरिडोर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कि इन इन क्षेत्रों के बीच में, इन एरियाज के बीच में, इन कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, एंड दैट इज ट्रू। इंडिया यूएस बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, इंडिया से गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से इंडिया में भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेशन के द्वारा बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं इंडिया में। चाइना यूएसए भी बहुत जाते हैं और फिलीपींस यूएसए में भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बात कर रही है वो क्या है, रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अनप्रेसिडेंटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अनप्रेसिडेंटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि इन द कमिंग ईयर्स, इन द कमिंग डेकेड्स, वर्ल्ड इज गोइंग टू सी अनप्रेसिडेंटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इतना ज्यादा जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होगा दुनिया के अंदर, तो उसको बेटर मैनेज करना पड़ेगा, उसके बारे में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बात कर रही है।
उसके क्या परिवर्तन, क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या चेंजेस होंगे? रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन इन बोथ हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी? जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज है आपके, यूरोप की कंट्रीज है, अमेरिका है, ठीक है, चाइना है। तो ये जो मिडिल इनकम या हाई इनकम कंट्रीज है, इन कंट्रीज के अंदर क्या होगा? रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन। अब तक जो पॉपुलेशन इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर रही थी, अब वो पॉपुलेशन क्या हो रही है दोस्तों? बूढ़ी हो रही है। ठीक है, अब तक इतने डेकेड्स से या इतने सालों से जो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था, ठीक है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, उस ग्रोथ को जो प्रोपेल कर रही थी वहां की जो युवा पीढ़ी थी या जो युवा लोग थे, तो वो अब युवा पीढ़ी बूढ़ी हो रही है। ठीक है, बूढ़े होने का मतलब उनके पास वर्क फोर्स, लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक इंडस्ट्री चलाने के लिए कह दो, एग्रीकल्चर के लिए कह दो, सर्विस सेक्टर के लिए कह दो, यू नीड पीपल। तो जब एजिंग पॉपुलेशन के अंदर आपके पास इकोनॉमिक जो आपकी बहुत बड़ी है, उस इकोनॉमी को रन करने के लिए आपके पास लोग नहीं है, लेबर फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इन हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर देखी जाएगी इन द कमिंग डेकेड। और इसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा था स्पेन के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो जाएगी। ठीक है, स्पेन की बात की जा रही थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जिक्र किया है कि 2100 इसके आसपास स्पेन की पॉपुलेशन 20 से 40% के आसपास बूढ़ी पॉपुलेशन हो जाएगी स्पेन की। ठीक है, तो वहां से लेबर फोर्स कहां से आएगी? तो तो पहली चीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये होगा। दूसरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होगा? बिकमिंग पॉपुलेशन, बूमिंग पॉपुलेशन इन लो इनकम कंट्रीज। यानी कि मिडिल और हाई इनकम जो कंट्रीज हैं उनके अंदर तो पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी कि एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, बूढ़ी हो रही है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे बहुत कम है जो बूढ़ी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर पाए। ठीक है, लेकिन लो इनकम कंट्रीज में क्या हो रहा है? बूमिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, इस सदी के अंत तक जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उन देशों के अंदर पॉपुलेशन बूम करेगी, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो इन देशों में क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा। दिस हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मिसमैच। अब ये हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी इनकी बहुत बड़ी है, जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पे वर्कफोर्स नहीं है। ठीक है, तो इनके पास लेबर फोर्स का चैलेंज, इनको लेबर फोर्स चाहिए। वहीं लो इनकम कंट्रीज के पास पॉपुलेशन बहुत है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत नहीं है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है, और वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो स्टेट है, उसको जॉब क्रिएशन का चैलेंज उसके सामने आएगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये मिसमैच को अगर दुनिया या वर्ल्ड इकोनॉमीज और कंट्रीज अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती हैं, तब तो माइग्रेशन को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे लो इनकम कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, लेबर फोर्स बहुत है, लेकिन जॉब्स नहीं है। ठीक है, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो यहां से लेबर फोर्स को कहां भेजा जा सकता है? हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज में भेजा जा सकता है। ठीक है, वहां से इनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट बैलेंस और परफेक्टली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन क्राइसिस। ठीक है, जो भी हो रहा है, लो इनकम कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, जॉब क्रिएशन इतना है नहीं, तो उनको, जबकि मिडिल हाई इनकम कंट्रीज के अंदर जॉब क्रिएशन ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन नहीं, लेबर फोर्स नहीं है, तो मिसमैच को अगर ठीक तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो माइग्रेशन क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा। ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो पूरी दुनिया पर होगा, खासतौर से लो इनकम कंट्रीज पर ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको डील कर पाए। कोस्टल जो कंट्रीज है, आइलैंड जो कंट्रीज है, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सकता है। लोग कोस्टल एरियाज को छोड़ के इंटीरियर्स में आ सकते हैं, या आइलैंड कंट्रीज को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाना, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। खैर, नेक्स्ट, माइग्रेशन इंपैक्ट ऑन द ओरिजिन कंट्री। वर्ल्ड बैंक ने जो बात की है कि माइग्रेशन का क्या इंपैक्ट होता है, दोनों पे बात की है, ओरिजिन कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री। ओरिजिन कंट्री जहां से माइग्रेंट जा रहा है, कहां पे? डेस्टिनेशन पे। इंडिया से मैं यूएस जाऊंगा तो इंडिया विल बी द ओरिजिन कंट्री एंड यूएस विल बी द डेस्टिनेशन कंट्री। तो ओरिजिन कंट्री का इंपैक्ट क्या होता है माइग्रेशन से? सबसे पहला रेमिटेंस आता है, यानी कि जो एनआरआई जो इंडिया से यूएस जाते हैं या गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो वापस अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं। ठीक है, डॉलर्स, जैसे कि अमेरिका कोई व्यक्ति आता है तो डॉलर्स में कमाता है वो, तो अमेरिका में अगर वो $1 कमा रहा है तो इंडिया में कितना बनेगा? वो 80 रुपए के आसपास बनेगा, तो इट इज वेरी हाई अमाउंट। तो जब वो डॉलर्स में कमा के इंडिया में भेजते तो इट बिकम्स अ बिग अमाउंट। तो रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया इज द टॉप, इंडिया इज द टॉप। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर किसी देश में भेजे जाते हैं तो इंडिया में भेजे जाते हैं, 80+ बिलियन के आसपास, $80 बिलियन के आसपास ये फिगर बैठता है।
ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द कमिंग ईयर। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई लोग, किसी देश के लोग अपने घर पे पैसा वापस भेजते हैं किसी दूसरे देश में काम करने पे, तो वो भारत में भेजते हैं। ठीक है, 80 बिलियन के आसपास एनुअली ये अमाउंट बैठता है। तो रेमिटेंस एक इंपैक्ट होता है ओरिजिन कंट्री के ऊपर, पैसा उसको मिलता है अच्छा खासा डॉलर्स के रूप में, जिस भी देश में जाते हैं, जिस भी करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन होता है उसमें। नॉलेज ट्रांसफर, अगर कोई इंडियन अमेरिका जा रहा है, हाई स्किल लेके आईटी प्रोफेशनल जा रहा है अमेरिका के अंदर, तो वहां पे वो किसी आईटी कंपनी में काम करेगा, सिलिकॉन वैली में काम करेगा, वहां से वो जो नॉलेज एक्वायर करेगा, मान लीजिए 5 साल 10 साल बाद वापस वो इंडिया आता है, तो उस नॉलेज को अप्लाई भी तो इंडिया में ही करेगा। तो नॉलेज ट्रांसफर, नॉलेज का भी बेनिफिट देश को मिलता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट देश को मिलता है। तो नॉलेज ट्रांसफर भी एक खूबी है जो ओरिजिनल कंट्रीज को मिलता है, फायदा जो ओरिजिनल कंट्री को मिलता है। ब्रेन ड्रेन, नुकसान है ये कि ब्रेन ड्रेन मतलब हमारे जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, जिस देश के, वो अपने ही देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, स्किल अपने देश में कमाते हैं, ठीक है, एजुकेशन अपने देश में लेते हैं, लेकिन जो उनकी जो एजुकेशन को लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो किसी दूसरे देश में जाके करते हैं। ठीक है, दैट इज द यू कैन से दैट डीमेरिट ऑफ माइग्रेशन। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सालों से कहा गया है कि इट इज अ ब्रेन ड्रेन, कि हम आईआईटीज में हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, इंडियन जो टैक्स पेयर है वो उनका सारा एजुकेशन का खर्च बेयर करता है, बट जब वो स्किल्ड हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो अमेरिका जाके जॉब करने लग जाते हैं, अमेरिका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज ए डीमेरिट ऑफ माइग्रेशन। तो इम्पैक्ट है, रेमिटेंस भी बेनिफिट है, और ब्रेन ड्रेन एक नेगेटिव बेनिफिट है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। माइग्रेशन टुवर्ड्स इम्पैक्ट ऑन द डेस्टिनेशन कंट्री, जिस देश में वो माइग्रेंट जा रहा है उसके अंदर क्या इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का। तो रिपोर्ट आइडेंटिफाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द स्किल्ड लेबर। जब इंडिया से कोई यूएस जा रहा है, तो स्किल्ड लेबर लेके जाएगा वहां पे, तो वहां की अगर, क्योंकि लेबर वहां पे स्किल्ड लेबर इतना अवेलेबल नहीं है, इसीलिए दुनिया भर से डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अमेरिका के अंदर इतना स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंडिया से, चाइना से या दूसरी कंट्रीज से स्किल्ड लेबर जाता है वहां पे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द स्किल्ड लेबर, तो जिस डेस्टिनेशन कंट्रीज के अंदर हम जा रहे हैं उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो इंपैक्ट होगा माइग्रेशन का। बट उसके अलावा एक सोशल एक्सक्लूजन एंड रेसिज्म, जब बाहर के कल्चर का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, तो उसको कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसमें सोशल एक्सक्लूजन एक है। हम हमारा कल्चर, हमारे वे ऑफ लाइफ को लेके जाते हैं, वो वहां पे इंटीग्रेट नहीं हो पाती, या उसको सोशल वो इंक्लूसिव माहौल नहीं मिल पाता। ठीक है, वो डेस्टिनेशन कंट्रीज में फेस करना पड़ता है, तो वहां की सोसाइटी कुछ इस तरह की बन जाती है। रेसिज्म फेस करना पड़ता है, हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएसए के अंदर रेसिज्म फेस करना पड़ता है हमारे भारत के गए हुए लोगों को। ठीक है, रंग भेद का सामना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये इंपैक्ट है दोस्तों। तो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। बट एज वी टॉक्ड अबाउट कि यूपीएससी के अंदर बैकवर्ड लिंकेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक ब्रीफली। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, रिमेंबर दैट, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को ये लोन्स या ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इट वाज स्टेबलाइज्ड along with IMF at the Bretton Woods Conference in 1944। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, बट बाय द टाइम इट वाज कमिंग टू एन एंड, ब्रेटन वुड्स के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके तहत यूरोप में जो नुकसान हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो डिवास्टेशन हुआ था, तो यूरोप को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको वापस डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक संस्था बनाई गई थी, दो संस्थाएं बनाई गई थी बेसिकली, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये दो संस्थाओं को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाए गए थे, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो दिस टू इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली और नॉन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ओके, वर्ल्ड बैंक के अंदर थोड़ा सा डिटेल में ये है कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है एक, ठीक है, इट इंक्लूड्स 5 इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 संस्थान आते हैं। फर्स्ट इज आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज कंप्राइजेस ऑफ 5 institutions. First is International Bank of Reconstruction and Development, IBRD, which gives loans to middle income countries. Second is IDA, International Development Association, ये लोन देता है लो इनकम कंट्रीज को।
ठीक है, टू इंस्टीट्यूशंस, IBRD and IDA, International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association. IBRD is for the middle income countries and IDA for low income countries. IDA gives basically low interest rate loan to low income countries, जिनकी GDP बहुत कम होती है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, जिनकी लोन को रीपे करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता है. तो दीज टुगेदर आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक. इन दो संस्थाओं को मिला के साथ में कहा जाता है वर्ल्ड बैंक. ठीक है, और ये दो संस्थाएं गवर्नमेंट से डील करती है सीधा. आगे की जो संस्थाएं हम बात कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर से डील करेंगी. तो ये दो संस्था IBRD और IDA गवर्नमेंट सेक्टर से डील करती है, कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती है, उनसे डील करती है. उसके बाद आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. IFC बेसिकली प्रोवाइड करती है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती है उनको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वो काम कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में. फोर्थ है आपके मीगा, multilateral guarantee agency. This institution, MIGA, basically provides a political insurance to the companies in case of a political crisis. जैसे कि वॉर है, तो वॉर जैसी सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन के अंदर ये मीगा जो है, जो प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. ठीक है. फोर्थ है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. यानी कि किसी कंपनी या देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड, ठीक है, टैक्स बेनिफिट, टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो संस्थान है वो क्या है? ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी विवाद हो जाते हैं उनका सुलझा ये संस्थान करता है. तो ये दो तो आपके वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, और ये पांचों साथ में वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है. ठीक है, जब इन दो संस्थानों की बात होगी तो वर्ल्ड बैंक कहलाएगा. जब इन पांचों संस्थानों की बात होगी तो क्या बन जाएगा? वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाएगा. ये दोनों संस्थान गवर्नमेंट से डील करेंगे, ये दोनों संस्थान प्राइवेट सेक्टर से डील करते हैं. दिस इज द ट्राइब्यूनल. ठीक है, एक जुडिशरी टाइप ट्राइब्यूनल है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट वर्ल्ड बैंक. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के अंदर हुई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ था अलॉन्ग विद द IMF. ओके, तो आई होप you got a better understanding of the World Development Report today. And that's all from my side. Thank you very much. Have a good day.